नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे की अब नजर है विधान परिषद पर, किस तरह से वो शिवसेना के विपक्ष नेता को वहां से उखाड़ फेंके। लेकिन फिलहाल शरद पवार और महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से अपना समर्थन दे दिया है और इसी के साथ एकनाथ शिंदे को अपना ये मंसूबा पूरा करने में कुछ वक्त लग सकता है। हालांकि इस समय महाराष्ट्र के विधान परिषद में क्या परिस्थिति है ये मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र की विधान परिषद में कुल 78 सीटें हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 22 बीजेपी के पास है, 21 सीटें खाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास 9, ठाकरे गुट के पास 9, शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास 2, कांग्रेस के पास 8 और अपक्ष के पास 4 है। ये अपक्ष में संयुक्त जनता दल 1, शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, इन सभी के पास भी एक एक है और कुल मिला के 78 इतना आंकड़ा बनता है। दरअसल बात यह है कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना दोनों के पास एक समान रूप से 9 विधायक हों तो विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर 24 घंटे के भीतर ही सवाल खड़े होना शुरू हो गए। अमोल मिटकरी, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि अब ये पद एनसीपी के पास होना चाहिए, जिसकी वजह से खलबली मच गई। अमोल मिटकरी ने क्या कहा, आइए पहले हम आपको वो सुनाते हैं। एक लक्षात घ्या, विधिमंडळामध्ये ज्या पक्षाचे संख्याबळ जास्त असते त्या पक्षाचा विरोधी पक्षनेता असतो। विधानसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं जास्त बहुमत आहे, त्यामुळे आदरणीय अजितदादा हे विरोधी पक्षनेते आहेत। विधान परिषदेमध्ये आता संख्याबळ बरोबरीचं झालेलं आहे। मनीषाताई कायंदे हे शिंदे गटात गेल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे 9 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 9 असं बरोबरीचं संख्याबळ आहे। तरी आता मी गाडीमध्ये येत असताना विरोधी पक्षनेते आदरणीय अजितदादा यांचं स्टेटमेंट ऐकत होतो आणि त्यांनी पण हेच सांगितलं की याबाबत आम्ही विचार करणार आहोत आणि विधान परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय एकनाथराव खडसे साहेबांसारखा एक अभ्यासू व्यक्ती त्या ठिकाणी आहे। जर महाविकास आघाडीने ठरवून संख्याबळ बरोबरीचं आहे म्हणून जर सर्वांनी निर्णय घेतला आणि झाला तर विरोधी पक्षनेतेपद हे राष्ट्रवादीकडे असावं असं माझ्यासारख्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला वाटणं साहजिक है। तो अमोल मिटकरी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि विपक्षी नेता पद पे एकनाथ खड़से जैसे व्यक्ति होने चाहिए, जो बहुत ही मजबूत नेता हैं और एक जमाने में वो बीजेपी में थे और तेज तर्रार नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। जैसे ही अमोल मिटकरी का ये बयान आया, लोग अजीत पवार के पास गए क्योंकि वो विपक्ष नेता विधानसभा हैं। उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। अरे बाबा, आमची महाविकास आघाडी आहे, लगेच तुम्ही काहीतरी बातम्या चालू नका। आम्ही शांतपणे त्या एक आहे। विधानसभा विधान परिषदेमध्ये ज्या वेळेस विरोधी पक्षनेता पद देण्याची वेळ येते त्यावेळेस ज्यांच्या जागा सर्वात जास्त त्यांना ते विरोधी पक्षनेते पद देतात। गेल्या 2014च्या निवडणुकीत मला आठवत आहे की आम्ही 41 निवडून आलो होतो। आम्ही म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस 42 निवडून आलो होतं। तरी देखील 5 वर्ष काँग्रेस पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेते पद होतं। इस तरह से एनसीपी के 2 नेता अजीत पवार और अमोल मिटकरी ने जो बयान दिया, उससे ऐसा लग रहा है मानो एनसीपी पार्टी अब विधान परिषद में विपक्षी नेता पद पर अपना दावा ठोकने जा रही है। लेकिन अंदर की बात कुछ ऐसी है कि शरद पवार कांग्रेस पार्टी यानी कि महाविकास आघाड़ी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में चूंकि पालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, ऐसे में वो गणित बिगाड़ना नहीं चाहते और इसीलिए इस समय शिवसेना पार्टी का विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे वहीं रहेंगे। लेकिन अंदर की बात क्या है, कितने दिन ये परिस्थिति रह सकती है, हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं वरुण सिंह जी। वरुण सिंह जी, आपका स्वागत है। वरुण सिंह ये महाराष्ट्र में बहुत ही जाने माने रिपोर्टर हैं।
इन्होंने ऐसी कई सारी स्टोरीज फाइल की हैं जिसकी वजह से कई सरकारी अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। उनकी स्टोरियां अक्सर मुंबईकरों ने मिड डे इंग्लिश में और गुजराती में फ्रंट पेज पर पढ़ी है और इस समय वो महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी बारीक नजर बनाए हुए हैं। वरुण सिंह जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, शरद पवार ने जिस तरह से फिलहाल बीजेपी और एकनाथ शिंदे के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और इस समय शांति बनाए रखने की बात कही है, आपको क्या लगता है, ये वाकई में सयानापन है या फिर समय की नजाकत है? देखिए, दो चीज है। पहला चीज तो ये कि शरद पवार जो हैं वो नेशनली सोचते हैं। अभी फिलहाल जो वो सोच रहे हैं ऑपोजिशन यूनिटी की। वो अपने आप को, हम चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, पर एक चीज तो ये तय है कि शरद पवार अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द यूनाइटेड ऑपोजिशन। और वो कहीं पे भी कोई भी चीज ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिससे यूनाइटेड ऑपोजिशन को हार्म पहुंचे। पर सबसे बड़ा सवाल एक और चीज है कि क्या जो शरद पवार सोचते हैं टॉप पे नेशनली, स्टेट लीडर्स भी वही सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक क्लियर डिवीजन है। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बना के ये क्लियर कर दिया है कि वो नेशनल पे रहेंगी और अजीत पवार स्टेट के डिसीजंस लेंगे। और जहां तक मुझे पता है, इसी बात को लेकर अजीत पवार भी कहीं ना कहीं ठंडे बैठे थे कि स्टेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड अजीत पवार का बहुत ज्यादा याराना उद्धव ठाकरे या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे चलाते हैं उसके साथ तो नहीं है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा, और जहां तक मुझे भी जो खबर मिली है कि बहुत दिनों तक चलेगा। और जैसे सभापति डिसाइड करती है कि कौन बनेगा, यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन है, क्योंकि चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन का पद खाली है, तो डेप्यूटी चेयरमैन नीलम गोरे हैं, वही अभी फिलहाल चेयरमैन का पोस्ट देख रही है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं। पर महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से लोग निराश होकर उद्धव ठाकरे शिफ्ट हो रहे हैं, कितने लोग उद्धव ठाकरे के पास बचते हैं, अभी उनके पास 9 है, 9 से अगर एक और कम हुआ तो कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार ये इतना सुंदर और सुनहरा मौका छोड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी ने, आपको याद होगा मयूर, बीजेपी ने 2009 में एकनाथ खड़से को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था, जबकि बहुत अपोजिशन था शिवसेना की तरफ से, क्योंकि शिवसेना कहती थी कि नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन हम ही रहेंगे। बट बीजेपी ने 1 या 2 सीट शिवसेना से ज्यादा लाए थे, 45 लाए थे, 42 या 43 पे शिवसेना थी 2009 में। तो एकनाथ खड़से, जिनकी चर्चा हो रही है लीडर ऑफ अपोजिशन एमएलसी काउंसिल बनाने के लिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे बीजेपी की तरफ से। और कोई भी पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, कैबिनेट रैंक होता है, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन वरुण, एक बात तो तय है, शरद पवार जिस तरह से पूरी तरह से अजीत पवार के मंसूबों पर फिलहाल के लिए पानी डाल चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले इमोशनल कार्ड खेला और पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति बटोर ली, जिसके बाद मौका ढूंढते ही उन्होंने जो है सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जो अजीत पवार के करीबी थे पटेल, उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, ताकि किसी भी तरह की सूरत में अजीत पवार उनके साथ में कोई नया गुल न खिला ले। इसी के साथ जो अजीत पवार के सबसे करीबी हैं सुनील तटकरे, उनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो आप भले ही अजीत पवार की बात करते हो, लेकिन वो अकेले पड़ गए हो, ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि एनसीपी में कोई भी चीज बिना शरद पवार के परमिशन के बिना नहीं होती। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि चाहे 2019 का स्वेरिंग इन रहा हो अजीत पवार का, उसमें भी पूरी तरीके से, अब तो बहुत सारी चीजें भी सामने आई हैं जहां शरद पवार ने खुद भी कहा है कि भैया गवर्नर्स रूल हटाना था, वो जरूरी था, तो इसके लिए वो स्वेरिंग इन भी जरूरी थी। उसके अलावा
उस बाद में भी जो चीजें हुई, अजीत पवार को जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाया गया एमपी में, तो बिना शरद पवार के इजाजत के कोई पत्ता नहीं हिलता। यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि हो सकता है कि अभी के लिए वो शांत रहे, नहीं हमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चाहिए, पर अगर चुनाव जो होंगे जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होंगे कुछ दिनों में, अगर वो हो गए, उसके अंदर उद्धव ठाकरे ग्रुप का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा और वो नहीं समझ, वो सी पॉलिटिक्स एक नंबर गेम है। अगर उद्धव ठाकरे नंबर्स नहीं लेके आ सकते तो ये तो उनको भी समझ है, और मेरे ख्याल से जो ऑपोजिशन में बाकी पार्टियां हैं उनको भी समझ है कि उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। और फिलहाल कांग्रेस ज्यादा खुश नहीं नजर आती उद्धव ठाकरे या शिवसेना से। वो किसी भी तरीके से बाकी पूरे देश में भी अगर आप देखो तो उद्धव ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है उसको एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में जो कर्नाटक में हुआ, जहां उन्होंने टेक्स्ट बुक से सावरकर के टॉपिक्स निकाल दिए, मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था और वहां पे जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थी, नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि नहीं फर्क पड़ता, हम हर स्टेट में अलग पॉलिटिक्स करते हैं, बट उद्धव कैन नॉट गो टू द पब्लिक सेइंग कि मैं उसी कांग्रेस के साथ हूं, या वो कांग्रेस एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है ज्यादा उद्धव ठाकरे या उनकी आइडियोलॉजी को। और एनसीपी इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो फिलहाल उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेकर चल रही है। अगर एनसीपी, जो आपने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि एनसीपी किसी भी हालत में नहीं चाहेगी कि जो यूनाइटेड ऑपोजिशन है अभी महाराष्ट्र में एनडीए, वो भी टूटे। तो कहीं ना कहीं ये स्वर निकले जो जरूर है, पर आई एम श्योर कि शरद पवार बहुत जल्दी तो इस चीज को नहीं होने देंगे, कुछ देर रुकेंगे, भापेंगे किस तरीके से है। और ये जो अजीत पवार का स्टेटमेंट हो या अमोल मिटकरी का स्टेटमेंट हो या किसी का भी स्टेटमेंट जो एनसीपी से आता है, हमेशा मैं एक ही चीज मानकर चलता हूं कि उसमें शरद पवार का हामी होना जरूरी है, तभी कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है। उसके बिना हमने कोई स्टेटमेंट ऐसा देखा नहीं है आज तक जो शरद पवार जिससे रेफ्यूट करे, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा अलग स्टेटमेंट हो। तो वरुण, मुझे ये जानकारी चाहिए आपके पास से, शरद पवार ये बहुत ही हिसाबी आदमी है। अगर आपके पास कम सीटें हैं या इक्वल सीटें हैं, बावजूद इसके आपको विरोधी पक्ष नेता पद दिया है, तो बदले में कुछ ना कुछ एक्सचेंज तो होगा। वो क्या हो सकता है? सीटों का बंटवारा? देखिए, मैं आ रहा था उसमें। शरद पवार ने 2009 में, 2004 में महाराष्ट्र में उनकी पार्टी ने 1999 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी पार्टी ने, एनसीपी ने ज्यादा सीटें जीती थी कांग्रेस से, और फिर भी उन्होंने सीएम का पोस्ट कांग्रेस को दे दिया था और कहा था कि ठीक है। उन्होंने बदले में ज्यादा मिनिस्ट्री ली थी, ये बात आपको ही पता है, मैं भी, मुझे भी एब्सोल्युटली। उन्होंने ज्यादा मिनिस्ट्री ली थी। उन्हें पता था कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो हमारे पास आते हैं, जो एमबीए में भी हुआ। एमबीए में उन्होंने ज्यादा मिनिस्ट्री लिया, सीएम पोस्ट उनको दे दिया था, स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस यानी असेंबली का स्पीकर पोस्ट कांग्रेस को दिया था, जो नाना पटोले ने रिजाइन कर दिया था। अब जो आपने बात छेड़ी है सीट शेयरिंग की लेके, उसको लेके एक बहुत कुछ दिनों से तो बहुत हंगामा चल ही रहा है। आप भी जानते हैं कि मैं ये कहने से नहीं कतराऊंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे देख रहा हूं कि उद्धव ठाकरे फिलहाल मुंबई जैसे शहर में, उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, बाला साहब ठाकरे जिनके ऊपर 1993 रायट्स, बाबरी मस्जिद, न जाने क्या क्या आरोप लगे हैं, उद्धव ठाकरे फिलहाल मुंबई में मुस्लिम मसीहा माने जाते हैं। उनके मैं जहां हूं, जिस एरिया में, ये भी बहुत मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पे वही लोग जो कुछ साल पहले तक उद्धव ठाकरे को शायद न पसंद करते थे, आज बिना उद्धव साहेब ठाकरे की नहीं बात करते। आज उद्धव ठाकरे इज ईटिंग इनटू देयर वोट बैंक, ईटिंग इनटू द वोट बैंक ऑफ कांग्रेस, ईटिंग इनटू द वोट बैंक ऑफ एनसीपी। इतना ही नहीं, उन्होंने जो बहुजन वंचित अखाड़ी के साथ भी अपने साथ लिया है, ही इज अगेन ईटिंग इनटू द वोट बैंक, जो वहां रूरल महाराष्ट्र में दलित, एससी एसटी का जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस को जाती थी या इनके पास जाती थी, वो भी उनके पास आ रही है। और दूसरा जो मराठा वोट बैंक है एनसीपी का, संभाजी ब्रिगेड बहुत ज्यादा डेंट तो नहीं करता, पर है उसके पास भी, वो भी आज उद्धव ठाकरे 2-3 सीट पे असर तो डालते ही है।
बिल्कुल। और ये भी आज उद्धव ठाकरे के साथ है। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि उद्धव ठाकरे भी, अगर हम ऐसा सोचे कि वो साइड बाय साइड कुछ नहीं कर रहे हैं तो गलत होगा। और ये चीज एनसीपी को भी पता है कि भैया साइड बाय साइड वो एक अलग अलायंस बना रहे हैं। एमवीए के अंदर उन्होंने, जैसे हम टेनेंट को सब लीज करते हैं, टेनेंट सब लीज कर देता है, ठीक उसी तरीके से एमवीए के अंदर एक अलायंस है और उद्धव ठाकरे की खुद की एक अलग अलायंस है, जो जिसमें संभाजी ब्रिगेड आ जाती है, जिसके अंदर ये न्यू वोट बैंक आ जाता है, मुस्लिम वोट बैंक मुंबई का, जो कभी शिवसेना के साथ नहीं हुआ करता था, और इसके बाद संभाजी ब्रिगेड का जाता है। ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी तो सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी तो मातोश्री पे उसे मिलने के लिए गए। वही तो, जिन्हें जिन्हें शिवसेना का इतिहास पता है आपको, मुझे तो बड़ी कभी-कभी हंसी आती है। मारा 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 उनके बीच में हाथापाई हुई है, सड़क पे हाथापाई हुई है, लेकिन इस समय साथ में कृष्णा देसाई केस इतना बड़ा केस बना कि पूछिए मत। तो ठीक उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आज उद्धव भी बहुत कमजोर नहीं है, तो उनके साथ निगोशिएट कर पाने के लिए ये एक बहुत अच्छा दाव है कि भैया आप कहीं के नहीं रहे हो, पर असेंबली में तो कुछ नहीं हो आप। असेंबली में आपके साथ 6 या 7 लोग होंगे या 8-10 लोग होंगे। यहाँ पर काउंसिल में हम आपको थोड़ी सी इज्जत बचाने का चांस दे रहे हैं, आप सीट शेयरिंग में निगोशिएट कीजिए। ये दाव जरूर हो सकता है एनसीपी का, और ज्यादा मुझे लगता है कि व्हाई नॉट। और पॉलिटिक्स में जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज पॉसिबल है। कभी नहीं सोचा था ना हमने कि लाल सलाम वाले कलानगर की चौखट लांघेंगे, तो वो भी हो रहा है, तो क्या होगी चीज। पॉसिबल ही नहीं था वरुण, ये बिल्कुल मतलब सोच के बाहर थी। अब उद्धव ठाकरे ने अपना वोट बैंक जो है वो शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने की 2 वजह है। एक, बीजेपी जो था वो उग्र हिंदुत्व पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। जब शिवसैनिक खुद ही बोलने लगे कि हमें नरेंद्र मोदी पसंद है, और जब शिवसैनिक ये कहने लगे कि बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, सेंट्रल का वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं एक मतलब ये बनता है कि उनकी वोट बैंक खिसक रही है, कहीं ना कहीं मूव आउट हो रही है। तो जो वो मूव आउट होती है उसके सामने इनकमिंग भी होना चाहिए, और वो इनकमिंग या माइनॉरिटी के वोट जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ में पूरी तरह से है नहीं, वो टूटे हुए हैं। कुछ एमआईएम के पास चलते हैं, कोई अपक्ष के पीछे चलता है। इस समय आपने बिल्कुल सही कहा है कि मुंबई में कई जगहों पर माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से उद्धव के साथ खड़ी हुई हमें दिख रही है। लेकिन वरुण, क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव के समय में ये कन्वर्ट हो पाएगा, या फिर एक बार गुमराह हो जाएगी ये कम्युनिटी? नहीं, मैं तो मानता हूं, और मैं इस बात को लेकर चल भी रहा हूं कि अगर आज माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में उद्धव ठाकरे अच्छा कैंडिडेट दे दे, तो वहां पे वो जीत सकते हैं। उद्धव ठाकरे के कॉर्पोरेशन में मुस्लिम एरिया से बहुत ज्यादा सीटें आ सकती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? वहां पे तो वैसे ही बीजेपी नहीं जीत रही थी। ठीक है, तो वही तो मैंने कहा आपको पहले ना कि कांग्रेस को ये डर है कि ये हमारे वोट को खा रहा है। एनसीपी को भी ये डर है कि रूरल में हो सकता है कि वोट डिवीजन हो जाए, वोट स्प्लिट हो जाए, वोट कटवा का रोल शिवसेना कर दे। तो शायद इस कारण भी ये जो सीट शेयरिंग को लेके जो बड़ा इश्यू है, उसको भी एक तरीके से रखने के लिए कि कि भैया सीट शेयरिंग में आप ज्यादा मत उछलिएगा, ज्यादा मत बोलिएगा, हम आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस कारण भी लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बात हो रही है वो होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है, उन्हें फिलहाल कुछ चीजें समझने की बहुत जरूरत है। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, बट मैंने उस पार्टी को बहुत करीब से कवर किया है। उस पार्टी में बहुत से नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स, खास करके कल जब मनीषा कायंदे ने उन्हें अलविदा कहकर दूसरी एक नाथ शिंदे साइड चली गई, तो मनीषा कायंदे को लेकर जिस तरीके के स्टेटमेंट्स संजय राउत से आए कि ये कौन है, कचरा है, कहां से आई, किसने इसको एमएलसी ने, आप ये सब बोलकर अपने वोटर्स जो थे ना आपके, आप उनको बहुत ज्यादा नाराज करते हैं। और शिवसेना, ये या तो उनका पर्पस होगा कि भैया हमको स्पेसिफिक एजेंडा के साथ जाना है। अगर आप आज विकिपीडिया पे जाइएगा तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो पेज है उसके अंदर उन्होंने आइडियोलॉजीज लिख के रखी हुई है। उस आइडियोलॉजी का
कौन सा है, अगर वो आइडियोलॉजी में पढ़ सकूं तो मैं आपको, बस 1 मिनट लगेगा, मैं आपको अभी बताता हूं कि उन्होंने जो आइडियोलॉजीज लिखे हैं और जो आइडियोलॉजी सेक्युलर हिंदुत्व, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का है। सेक्युलर हिंदुत्व, नेशनलिज्म, मराठी रीजनलिज्म, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, और इनका पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, सेंटर राइट टू राइट विंग। और मैं अब जो शिवसेना एकनाथ शिंदे चला रहे हैं उसका आइडियोलॉजी पढ़ता हूं। मराठी रीजनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशल कंजर्वेटिज्म, हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, राइट विंग पॉपुलिज्म, और राइट विंग टू फार राइट विंग। यानी जो बाला साहब की आइडियोलॉजी थी वो आज आइडियोलॉजी एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है वो विकिपीडिया पेज बोलती है कि ये वो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। पर उद्धव ठाकरे जो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं वो सेंटर टू राइट, यानी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी बीच में बनी थी कि सेंटर टू राइट हो गए थे, जब हम देखते थे कि राहुल गांधी जनेऊ पहन के निकल रहे थे तो राइट, बट सेंटर टू राइट। तो शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे गैंग है वो अपने आप को प्रॉपर चैनलाइज कर रही है और बता रही है कि भैया अब हमें वो पुराना वोट बैंक नहीं चाहिए, हम नया वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं। वो अपने आप को बंद कमरों में, मैंने बहुत से नेताओं से सुना है, बंद कमरों में वो बोलते भी हैं, जो अध्यक्ष हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके बेटे, कि भैया हम नया कांग्रेस बन रहे हैं, हम नए कांग्रेस के रूप में यहाँ महाराष्ट्र में जन्म लेना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। तो वो वोट बैंक की जो हम बात करें, दैट इज वन रीजन व्हाई दे आर क्रिएटिंग दिस वोट बैंक। और वो वोट बैंक क्रिएट करने का पीछे का मकसद यही है कि उनको पता है कि कांग्रेस थोड़ी सी नॉन एग्जिस्टेंशियल हो चुकी थी महाराष्ट्र में, पर कर्नाटका चुनाव ने शायद उनको एक नया बल दिया है। तो शायद उस कारण भी हम अभी देख सकते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में भी जो पुरानी बातें थी, खास करके करप्शन को लेकर, जिस तरीके से संजय निरुपम बार बार चिल्लाते थे, जो खुद भी एक शिवसैनिक थे, बट जब कांग्रेस में गए तो उन्होंने बहुत अटैक किया उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी को। तो बहुत सारी ऐसे ऐसे जो विषय हैं अभी आएंगे, कॉर्पोरेशन जैसे नजदीक आएगा, हमको नजर आएगा कि एमवीए में भी बहुत बड़ा रिफ्ट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एकनाथ शिंदे शायद इस कारण कुछ मराठी वोट बैंक ज्यादा ले जाए कंपेयर टू उद्धव ठाकरे। जी, मुझे एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा वरुण। मैं ये जानना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे की अब विधान परिषद में राह कितनी मुश्किल हो गई, क्योंकि देखिए विधानसभा में तो उन्होंने डेंट पहुंचा दिया, अब जो उनको सारे विधायक ले उड़ना था, सारे सांसद चाहिए थे, वो सारे मिल गए, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सारे के सारे अधिकतर उद्धव ठाकरे लॉयलिस्ट ही विधान परिषद में मौजूद हैं। अब यद्यपि शरद पवार ने बेल आउट दे दिया हो उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी बचाने के लिए, तो एकनाथ शिंदे के पास ऑपरेशन विधान परिषद के लिए अब क्या रास्ते बचते हैं? मयूर जी, आज ही का दिन है, 20 जून 2023 है आज, पर 20 जून 2022 था जब एमएलसी चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी ने बाजी मारी थी। और उसी शाम को मैंने ट्वीट किया था रात को 10:30 बजे कि कुछ लीडर इनकम्युनिकेडो हो गए हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे और ये सब लोग गायब हो गए थे। आप ये बात मेरी मान के चलिए कि आने वाले इस हफ्ते में आपको शायद ऐसा नजर आएगा कि विधान परिषद में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब उद्धव ठाकरे इस ग्रुप से हताश होकर इस तरफ आ जाएंगे। इसमें आप, मैं नाम नहीं ले सकता, बट इसमें बड़े बड़े नेता हो सकते हैं। आप सरप्राइज, हम सरप्राइज हो जाएंगे उनका नाम सुन के, क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं एमएलसी बने हैं जो शिवसेना के मूल इससे नहीं आते हैं, बट कहीं किसी और मूवमेंट से आने के बाद यहाँ आए हैं। तो शायद जो ये ऑपरेशन करने की एकनाथ शिंदे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल इन दी काउंसिल। इन 9 में से भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरफ आ सकते हैं। और एक चीज, दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि 12 नॉमिनेशन होंगे, अभी 12 नॉमिनेटेड एमएलसी आएंगे जो गवर्नर की तरफ से आएंगे, उसमें भी एकनाथ शिंदे के लोग होंगे, तो एकनाथ शिंदे का नंबर वहां भी बढ़ेगा। और जो उसके अलावा 12 के अलावा जो हमारे ख्याल से 9 या 8 खाली पड़े हैं, उन 8 में भी जब एमएलसी, अभी जैसे कुछ पदवीधर हैं हमारे टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाकी हैं कहीं के, और भी जो एमएलसी, दो चुनाव टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाकी हैं, 12 जो है वो अब
गवर्नर नॉमिनेटेड होगा, जिसमें से 4 एकनाथ शिंदे को मिलेंगे, 8 बीजेपी को मिलेंगे और 7 का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो बहुत बड़ा 22 का चंक पेंडिंग है। यस, तो ये 12 जरूरत पड़ी तो 12 नॉमिनेट तो कभी भी हो सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 4 मिलेगा, अगर एकनाथ शिंदे चाहेंगे तो उससे भी ज्यादा मिल सकता है उनको। बट दूसरा यही मैं कह रहा था कि जो एग्जिस्टिंग उद्धव ठाकरे कैंप के एमएलसीज हैं, मैं उनमें से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले ये हफ्ते तक, शायद 23 तारीख को जो ऑपोजिशन यूनिटी की मीटिंग हो, उस दिन तक आपको पता चल जाए कि शायद कुछ लोग वहां से यहाँ आ गए। और ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जून के अंत तक ये भी हो सकता है कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करने की, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑटोमेटिकली नंबर संख्या बल के वजह से इनके पास जा सकता है, एनसीपी के पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। वरुण जी ने हमें ऐसी कई सारी जानकारी बताई जो जानकारी किसी अखबार में नहीं आई है, किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं आई है, और यही वो जानकारी है जो 4 PM महाराष्ट्र पर वरुण ने आपको एक्सक्लूसिवली दी। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय ऑपरेशन विधान परिषद जारी है, और ये जो ऑपरेशन विधान परिषद जारी है, इसमें एकनाथ शिंदे ने अब तक 2 विधायकों को अपने साथ में कर लिया है। बलाबल के हिसाब से एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी अब दोनों ही एक साथ एक नंबर पर खड़ी है, और देखना यह दिलचस्प है कि विरोधी पक्ष नेता पद कितने दिन तक उद्धव ठाकरे के पास रह पाता है। बहरहाल शरद पवार और शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे, इन दोनों की आपसी चर्चा से इस समय यह जानकारी सामने आ रही है कि विरोधी पक्ष नेता के मामले में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हुआ, यह मैंने आपको बताया। इसी तरह की जानकारी के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।